नमस्कार साथियों। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम कुछ ऐसे मुद्दों पर बात करेंगे जो कि मुद्दा जब से रिजल्ट आया है तब से वो मुद्दा गर्म का गर्म ही है, क्योंकि वो मैं बात कर रहा हूँ सप्लीमेंट्री रिजल्ट, यानी कि जो भी इन एलिजिबल कैंडिडेट हैं जिन्होंने एंट्री मार रखी है और अब तक वो इस फिराक में है कि उनका ज्वाइनिंग हो जाए, और वो बस किसी तरह जिस तरह से नियोजित वाले में काफ़ी सारे ऐसे टीचर थे जिन्होंने अपना डॉक्यूमेंट लगभग 80,000 से लेके 1 लाख ऐसे उसमें टीचर हैं जिन्होंने जो अपना डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट कर रहे हैं। तो कुछ उस तरह के फिराक में वो हैं, जबकि मैं आपको बता दूं कि आप इस तरह के फिराक में आप आज की डेट में हैं तो आप बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं, क्योंकि ये आपके भविष्य को पूरा अंधकार कर सकता है कुछ। तो ये किस तरह का, आखिर मैं ये सब बातें क्यों कर रहा हूँ, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिन लोगों ने भी इस तरह की एंट्री मार रखी है तो, और जिन लोगों को अभी भी डाउट है कि मैं एलिजिबल हूं या नहीं हूं, तो उनके लिए मैंने यहाँ पे एक जो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे सामने में कॉलम दिया गया है, जिस कॉलम को मैं पढ़ना चाहूंगा कि आपका चेकलिस्ट जो है वो इस आधार पर होना चाहिए। जैसे कि आपका आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस तो चलिए जो है ठीक है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो जाति, NCL और EWS में आपका जो निर्गत तिथि है वो 22/9/2023 से जो है वो अंतिम तिथि होनी चाहिए, यानी इससे पहले के होने चाहिए, तब ये वैलिड है। बाकी निवास प्रमाण पत्र की बात करें तो यहाँ पे लिखा गया है जैसे कि स्टेट 2011-19 उत्तीर्ण अभ्यर्थी को बिहार राज्य की निवासी अनिवार्य है, तो इसमें अस्थाई नहीं लिखा गया। तो अस्थाई मान लीजिए अगर कोई जिनका पेरेंट्स यहाँ पे जॉब कर रहा है या फिर काफ़ी सालों से कोई बिजनेस कर रहा है, अगर वो यहाँ पे हैं तब तो वो जरूर वैलिड है, बट वो यहाँ के हैं ही नहीं और वो किसी और स्टेट के हैं, जैसे कि झारखंड या फिर यूपी या फिर वेस्ट बंगाल के हैं, जो बॉर्डर एरिया है जो बिहार का, जो उधर से मैं समझता हूँ नेपाल के भी कुछ लोगों ने एंट्री मार रखी हो सकता है बॉर्डर इलाकों में। तो ये जितने भी लोग हैं उन सबको यहाँ पे साफ साफ मैं यही कहूँगा कि अगर आप परमानेंट एड्रेस आपका या तो परमानेंट या फिर आप यहाँ से 10 साल 12 साल से अगर आपके फैमिली यहाँ पे रह रहे हैं, तभी आपका यहाँ पे आपका इस बहाली में आपकी एंट्री का मतलब बनता है। वो भी आप STT 2011 या 19 पास आउट हो, तो वो भी और उसमें भी 19 का जो स्टेट हुआ था उसमें 19 से पहले का आपका शैक्षणिक दस्तावेज होना चाहिए। वो आखिर कैसे क्या था वो मैं पिछले की काफ़ी वीडियो में बता चुका हूँ, बट इस वीडियो में एक बार मैं फिर बता देना चाहूँगा। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कल 26 तारीख है और कल ही लास्ट डेट है। जिन्होंने भी गलत एंट्री मार रखा है वो अपना जो भी उनको अब तक जो पेपर मिल चुका है, चाहे वो काउंसलिंग वाला हो या फिर उनको विद्यालय निर्गत वाला हो, वो सारे डॉक्यूमेंट उनको बोला गया है अपना जमा कर देने। अगर आप जमा कर देते हैं तो अभी आप बच सकते हैं और अभी आप पे कोई अनुशासन, ये जो प्रशासनिक कार्रवाई है वो भी नहीं होती है, ना आप पे बैन लगेगा। लेकिन अगर आप 26 के बाद भी अगर इसमें एंट्री मार जाते हैं तो आप ये जान लीजिए आपके सारे डॉक्यूमेंट जमा हो चुके हैं और उसका ब्रॉड लेवल पे अच्छा खासा जांच चलेगा। क्योंकि मैंने देखा है कि मैंने भी अपना जो दस्तावेज सत्यापित करने के लिए दिया था जो भी अपना, तो मेरे भी स्कूल में कॉल आए हैं, मुझे पता चला था कि मेरे स्कूल में कॉल हैं, वहाँ से डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया गया जो हाँ ये हमारे यहाँ का कैंडिडेट है। बाकी यूनिवर्सिटी की बात करें तो यूनिवर्सिटी के भी मेरे जो साथ के हैं उनके यूनिवर्सिटी में भी यानी कि उनके कॉलेज पे कॉल जा रहा है तो आपके यहाँ के कैंडिडेट हैं और कितने मतलब ये कब ये पास आउट हुए हैं, क्या हुए हैं। बाकी आपका यूनिवर्सिटी का जो भी एक यूनिवर्सिटी के अंदर में काफ़ी सारे इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं, जो भी कॉलेज होते हैं, तो उनका एक वेबसाइट, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू वहाँ पे वो उनका इंटरफेस वो शेयर करते हैं, जिस वजह से वो आपका जब एंट्री डालते हैं तो वो एग्जैक्ट पता चल जाता है जो सही में ये यूनिवर्सिटी का है भी या नहीं है। यानी मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपने भले ही कॉलेज से अगर आपने फर्जी जो होता है जो पैसे देके बनवा रखे हो, आपने कभी क्लास नहीं किया हो, उस तरह के लोग भी काफ़ी है जो पीछे के डेट के बनवा लेते हैं। लेकिन आप मान लीजिए वहाँ से बनवा लेते हैं तो वो मान लीजिए आपका जब यूनिवर्सिटी से वेरीफाई होता है तो वहाँ पे अगर आपका मैच नहीं करता है फिर भी आप पकड़े जाओगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि कॉलेज वालों ने जो आपको बना के पैसे लेके बना के दिए हैं वो एग्जैक्ट वो पूरा सही हो सकता है उन्होंने कॉपी करके बस आपको वो डिग्री थमा दिया हो, ऐसा भी होता है। बाकी यहाँ पे बात करें दक्षता दस्तावेज और प्रमाण पत्र की बात करें तो सिर्फ 2012 से पूर्व कार्यरत सरकारी शिक्षकों के लिए ये चीज़ मान्य है। जन्म तिथि की मैट्रिकुलेशन जो सर्टिफिकेट है उसमें यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो स्टेट 2019 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का डेट ऑफ बर्थ 1/8/1998 से पूर्व हो, उसके बाद वाला सारा का सारा अमान्य है। तो मैं जितने भी ये कॉलम वाले ये सामने वाले चीज़ बताएं, इनमें से अगर एक भी चीज़ में अगर आप नहीं फिट बैठ रहे हो तो आपको निश्चित रूप से थोड़ा संभल जाना चाहिए और आज या कल में जाके आप अपने DO कार्यालय या अपने ब्लॉक में जाके उस चीज़ को आप जमा कर दें, क्योंकि आपके लिए सामने में TRE 2 है और यानी कि तो अभी जो एग्जाम जस्ट 15 दिन बाद होने वाला है, ऐसा ना हो कि आप ना इधर के रहो ना उधर के रहो और फिर आगे जो अगले साल पहले आएगी उसमें भी आप ना रहो, यानी कि आप इस पूरे प्रोसेस से ही बाहर हो जाओ।
तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा शैक्षणिक दस्तावेज की बात करें तो ये समस्या नॉर्मली मैं देखता हूँ कि कंप्यूटर साइंस में बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख भी सकते हो स्टेट यहाँ पे जो उसमें लिखा गया था लगभग 6-7 उन्होंने डिग्रियों को मान्य किया था। अभी भी बहुत लोग कंफ्यूज हैं जो कंप्यूटर में किस तरह की डिग्रियाँ मांग रहे हैं। जब मैं जॉब के लिए मैं जब स्कूल निकलता हूँ तो मुझे रास्ते में मुझे गाँव में ही कुछ लोग मिलते हैं जो मुझे रोक के पूछते हैं जो एक्चुअल में कंप्यूटर में मतलब फॉर्म भरने के लिए क्या क्या मतलब शैक्षणिक अर्हता जरूरी है। तो मैं उनको समझाता हूँ बट मैं देखता हूँ कि वो कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज हैं जो डाले कि नहीं डाले। तो क्योंकि उसमें डिग्रियों को इस तरह से लिखा गया जिस वजह से थोड़े बहुत कंफ्यूजन हुए हैं। लेकिन अगर आप कंफ्यूज भी हुए हैं तो आपको अगर आप इतने भी मैं समझता हूं कि आप भोले नहीं है जो आपने बीटेक और एमसीए कर रखा है और आपको ये नहीं समझ आ रहा है जो ये कहना क्या चाह रहा है। तो ये वही बात हो गई जो आपको बस किसी तरह है जो मैं गलत तरीके से एंट्री मार लूँ। यहाँ पे आपको स्पष्ट लिखा गया विषय के अभ्यर्थियों को न्यूनतम शैक्षणिक उत्तीर्ण प्रमाण पत्र आवेदन भरने की अंतिम तिथि 24/12/2019 तक ही पूर्ण था। ये मेरे ख्याल से दिसंबर से थोड़ा पहले ही था बट यहाँ पे अगर दिसंबर उन्होंने लिखा है तो चलिए अगर दिसंबर ही मानते हैं। बाकी आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि जैसे एमसीए और बीटेक यानी कि एमसीए होना चाहिए या फिर बीटेक सीएसआईटी से सीएस कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये जो भी है एमसीए और बीटेक या फिर बीसीए ये बीटेक एनी स्ट्रीम में होना चाहिए। बीटेक यानी कि आपका किसी स्ट्रीम में हो प्लस में अगर आपका अगर बीटेक किसी भी स्ट्रीम में है लेकिन प्लस में आपका पीजी जो होना चाहिए वो डीसीए में होना चाहिए। बाकी अगर आपने यहाँ पे बीसीए कर रखा है जो कि बहुत बड़ी समस्या है सबकी जो जिन्होंने बीसीए करके और डायरेक्ट बहुत लोग हैं जिन्होंने एंट्री मार रखी है। तो अगर आपका सीधी बीसीए है तो आप कहीं से एलिजिबल नहीं हो, फालतू में आप अपना टाइम पास कर रहे हो, अपने लाइफ के साथ खेल रहे हो। तो मैं यही कहूंगा कि आप लोग इसमें इंट्री ही ना मारे। अगर आपके पास बीसीए है तो आपके पास एनी पीजी डिग्री होना चाहिए। अब ये एनी पीजी डिग्री है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने 2019 के बाद कभी भी 21 में खत्म किया हो, 20 में खत्म किया हो या 22-23 में कभी भी खत्म किया हो और आप इसमें एंट्री मारे हुए हो। तो ये पूरी आप गलत प्रोसेस में आप एंटर मारे हो। अगर आपके साथ ये समस्या है, अगर आपने 2019 में ये नोटिफिकेशन से पहले आपका ये पीजी कंप्लीट नहीं था तो आप इस बहाली में इंटर ही नहीं करें क्योंकि ये आपके लिए बहाली है ही नहीं। आपके लिए बहाली अभी जो ये टीआरई 2 वाला है वो आपके लिए है क्योंकि आप उसमें पूरी तरह से एलिजिबल हो। भले ही उसमें सीट कम है बट आपको फाइट करना होगा क्योंकि सीट आप देख रहे हो कि दिनों दिन बढ़ रहे हैं। तो क्योंकि यहाँ पे अभी जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने की बात है जो कि न्यूज 18 के एक पत्रकार ने कहा था कि 30 तारीख तक यानी कि 30 नवंबर तक ये जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो आ जाएगा। यानी कि विभाग कल तक सबको मौका दिया है। कल के बाद वो देखती है कि कितने लोगों का सीट अब बच रहा है, वो रिव्यू करेंगे। फिर जितना भी सीट उनको लगता है कि इस पे कैटेगरी वाइज उनको फिट बैठ रहा है फिर वो उस पे वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेंगे। बाकी इतना अगर कि कोई लोग जैसा कि मैं देख रहा हूं जब स्कूल का लिस्ट जारी हुआ था उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको स्कूल भी अलॉट हो गया जबकि वो मिनिमम अर्हता को पूरी ही नहीं कर रहे हैं। क्योंकि वो जो एक लिस्ट जो वायरल हुआ था जो किसके पास क्या अर्हता है तो वो वाला लिस्ट अगर आप देखोगे तो वहाँ पे साफ साफ सबका सही एंट्री है। मैंने भी अपना देखा वहाँ पे मेरा जो था वो सब सही है यानी कि वो सही डाटा वो वायरल हुआ था। तो यानी कहने का ये मतलब अगर आपको स्कूल भी मिल गया और आप ये सोच रहे हो जो स्कूल में है तो चलो वहाँ भी सारा वही सब डॉक्यूमेंट लगा के फिर बैठ जाएंगे, ये आप कब तक बैठोगे। आप ये सोचो कि आज आप ज्वाइन कर लेते हो 1 महीने 1.5 महीने अगर आप जॉब भी कर लेते हो बाई चांस आपके 1 आध महीने की सैलरी भी आ जाए और फिर पता चले जब विभाग आपके जो डॉक्यूमेंट है उस पर जब छानबीन को बैठे और आप पकड़े जाओ तो तब समझो आपकी सोसाइटी में क्या इमेज बनेगी। सोसाइटी में तो यही कहेंगे जो आपने 1 महीने 1.5 महीने या 2 महीने जॉब करने के बाद ये कैसा जॉब है जो आपको जॉब से निकाल दिया गया। तो कुल मिला के आपका जो सेल्फ रेपुटेशन है वो भी आपके सोसाइटी में पूरा खराब हो सकता है। आप कब बचते फिरोगे कि या फिर आप सोचोगे कि मुझे निकाल भी दिया जाएगा तो मैं घर पे रहूंगा ही नहीं, मैं कहीं पटना में या फिर अलग रहूंगा ताकि लोगों को पता ही नहीं चला कि मैं जॉब नहीं करता हूँ। ये सब अगर आप गलतफहमी में हो तो आप बहुत मैं समझता हूँ अपने लाइफ के साथ मजाक कर रहे हो। आपको अच्छी खासी जो जिंदगी मिली है, अगर आपने अच्छी खासी डिग्री भले ही लेट थोड़ी ली है, अगर ले ही ली है तो आप अगली बहाली में क्यों नहीं इंटर करने की सोचते हो। जो आप बेकार में आप थोड़ा भी इमेजिन करते हो जो लोग सेम कटअप पे हैं, जो जिनका कटअप से 2-3 नंबर कम है, उन पे क्या बीत रही है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। उन्होंने सोचा था कि कंप्यूटर साइंस का जो रिजल्ट ये कटअप है वो जनरल में 60 से नीचे आएगा। उनको लगता था कि जबकि मैं भी कहता था कि शुरू में 60 प्लस जाएगा बट बाद में मैंने 60 से नीचे मैंने भी बताया था। तो हमने भी 60 से नीचे बताया था और उनको लगता भी था कि जिस तरह का कंपटीशन था, जिस तरह के क्वेश्चन सेट किए गए थे कंप्यूटर में, किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था कि इस लेवल का क्वेश्चन आएगा। सबने सोचा था कि बहुत से ये जो भी पाइथन से और काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक थे उससे आप नॉर्मल क्वेश्चन की एक्सपेक्टेशन थी, बट वहाँ पे काफ़ी डिटेल में क्वेश्चन को पूछा गया उस वजह से। और बाकी जो साइंस का पोर्सन था या जीएस वाला जो पोर्सन कर सकते हो वो भी थोड़ा टफ लेवल का था। तो किसी ने नहीं सोचा था इस तरह का कॉम्पिटिशन होगा। आप समझ सकते हो कि जब बीटेक वाले और एमसीए वाले बैठते हैं फिर जाके 120 में बस 63 ही वहां पे कटअप जा रहा है, वो भी उस लेवल के क्वेश्चन पे। तो सबको एक्सपेक्टेशन था जो 55 से 60 के बीच में कटअप जाएगा, बट आप लोगों के चक्कर
में कहीं ना कहीं वो लोग मार खा रहे हैं जिनका जो ठीक ठाक स्कोर करने के बावजूद भी 2-3 नंबर से पीछे रह गए हैं, यानी कि वो बॉर्डर पे खड़े हैं। उनको बस एक इंतजार है जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा और हमारी जॉब हो जाएगी। क्योंकि जिस तरह से आप गलत तरीके से 19 में आपने कोई स्टेट का एग्जाम नहीं दिया है, बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं 19 का एग्जाम ही नहीं दिया है, 23 का दे के वो एंट्री मारे हुए हैं, वो 23 वाला सर्टिफिकेट हर जगह वेब कॉपी वाला लगा रहे हैं। तो ये कितनी बेवकूफ़ी भरी वो कदम चल रहे हैं, ये मुझे समझ से बाहर है कि जब ऑलरेडी बताया गया है कि स्टेट 11 और 19 वालों के लिए, तो 23 वालों के लिए तो कोई जगह ही नहीं है। तो फिर फालतू में कुछ लोग 23 वाले में भी एंट्री किए हुए हैं, और बार बार मैं देखता हूँ ग्रुप में वो पूछते रहते हैं कि क्या मैं एलिजिबल हूँ, क्या मैं एलिजिबल हूँ। ये कौन सी बात हो गई? जब आपको बार बार कहा जा रहा है कि आप इसमें बस 19 का ही बहाली है, स्टेट 19 का, तो आप क्यों नहीं इस बातों को समझ रहे हो? बाकी मैं देखता हूँ कि काफ़ी सारे पॉपुलर न्यूज ये स्टडी चैनल हैं जिसपे कि सीधे आंख बंद करके बताया जाता है, उनको अता पता कुछ है नहीं बहाली का, जो किस तरह का नोटिफिकेशन आया था, कब स्टेट 2019 आया था। अभी जो मैं काफ़ी सारे नए चैनल हैं जो कि काफ़ी पॉपुलर हैं, आप समझ सकते हो मैं किन की बात कर रहा हूँ। उनको कुछ अता पता है नहीं नोटिफिकेशन का, बस वो अपना वो डिजिटल बोर्ड पे आते हैं, वो अपना जैसे तैसे वो नोटिफिकेशन को पढ़ के और 2 टीचर 3 टीचर एक जगह हो जाते हैं और कुछ भी बता के चले जाते हैं। सबको लगता है कि हाँ इन्होंने सही बताया। ये मैं 19 वाले की बात कर रहा हूँ, स्टेट वाले को। उनके बारे में मैं देखता हूँ कि बहुत सारे गलत इन्फॉर्मेशन को कन्वे किया गया है, जिस वजह से इतनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। और जो भी लोग थे उनको लगा कि चलो मैं तो एलिजिबल हूँ, मैं 23 वाला लगा के इसमें फिट हो जाऊँगा, बट ये सब बात नहीं है। आप लोग अगर थोड़े भी समझदार हैं तो अपने लाइफ के साथ नहीं खेले। अगर भगवान ने आपको बीटेक और एमसीए या फिर एमटेक की करने का मौका दिया है, तो मैं समझता हूँ कि आपके पास भरपूर टैलेंट है। अगर आपने कोई डिग्री, मैं समझता हूँ पीजी या किसी की अगर आपने अरेंज भी की है, तो मैं समझता हूँ कि अगर आपने ग्रेजुएशन तक भी कर लिया है तो यानी आपके पास कुछ तो टैलेंट है, तभी तो आप वहाँ तक पहुँचे हो। तो अपने टैलेंट को सही निखार दें, सही डायरेक्शन दें, तभी आप एक लाइफ में सफल इंसान बन सकते हो। गलत तरीके से एंट्री करके आप किसी दूसरे का सीट खा के, और वो भी मैं समझता हूँ ज़्यादा देर आप खा नहीं पाओगे उस सीट को। तो बस मैं यही कहूँगा, दूसरे को सता के या फिर दूसरे का सीट आप बर्बाद करके आप चाहते हो कि जॉब करें और उस जॉब से जो सैलरी आएगी उससे आपको सुकून मिलेगा। ये कैसा सुकून है जो दूसरे के आप गलत तरीके से एंट्री मार के और बस इस बहाली में घुसे पड़े हो। तो मेरा आप लोगों से आग्रह है कि 25 और 26 यानी कि कल के डेट में आप लोगों का जो लास्ट डेट है, जिन लोगों को भी अंदर से लग रहा है कि मैंने तो गलत एंट्री मारे हुए है, क्योंकि मैं आपको एक एक चीज़, मैं बार बार इस चीज़ों पे वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इस बहाली से काफ़ी ज़्यादा जुड़ा हुआ था और मुझे खुद में बुरा लगता है। मेरे खुद साथ के कुछ फ्रेंड हैं जिनका 1-2 नंबर से रह गया, तो मुझे खुद बहुत बुरा लगता है। वो बार बार हमें कॉल करके पूछते रहते हैं जो क्या लगता है कब आएगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट। तो मुझे बहुत ये चीज़ सुन के भी थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि हमने 7 तैयारियां की थी, बस वो कुछ नंबर से रह गए। तो यही सारी बातें हैं जो कि मुझे लगा कि यहाँ पे बतानी जरूरी है क्योंकि कल लास्ट डेट था। वैसे मैं इधर रेगुलर वीडियो नहीं ला पा रहा था, बट अब मेरी कोशिश है कि मैं इस बहाली से रिलेटेड जो भी अपडेट है वो मैं आपको रेगुलर यहाँ पे देता रहूँ ताकि आप लोग को पता चले जो आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। बाकी तो यही बात थी। तो मैं समझता हूँ कि जिन लोगों का मैं देख रहा था कि टेलीग्राम पे भी कुछ लोग कर रहे थे जो सर एक बार और इस पर आप कुछ बताते कैसे क्या अपडेट है, तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि इन चीज़ों के लिए अवेयरनेस पूरी तरह से फैलाया जाए। आप विभाग के साथ मजाक ना करें, इसी में आपकी भलाई है। TRE 2 का एग्ज़ाम अभी बस सर पे है, आपको 15 दिन बाद वो एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है। सारी डेट आ चुकी है, कुछ डेटों में बदलाव हुए हैं, उन पे मैं इस वीडियो में बात कर लूँगा। यहाँ पे अगर मैं बदलाव की बात करूँ तो आपके स्क्रीन पे मैं इस डेट का जो वो बदलाव वाला सीन है मैं दिखाना चाहूँगा। ये आप यहाँ पे देख सकते हो 14, 15 और 16 दिसंबर को होने वाली परीक्षाओं की तिथि में बदलाव किए गए हैं क्योंकि इस डेट में मैं EMRS वाला जो एग्जाम है वो कंडक्ट होना है। EMRS का एग्जाम जिसमें टेक्निकल, नॉन टेक्निकल और टीचर वाला, वो भी टीचर वाला एग्जाम है जिसमें कि PGT, TGT और ये आपको प्राइमरी वाला का एग्जाम होना है। उसमें भी अच्छी खासी वैकेंसी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिन लोगों ने भी DLED कर रखा होगा या फिर कंप्यूटर साइंस से BTech भी होंगे और अगर उनके पास MCA हो ना हो, बट अगर BTech होंगे तो उन्होंने इस बहाली में इंटर शायद किया होगा। हालांकि इसमें सीटें काफ़ी कम है, इसलिए मैं समझता हूँ कि लेकिन ये इसका जो पैटर्न है वो पूरा वो जो आप CBSE का देखते हो वही पैटर्न रहने वाला है। बाकी यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ लोगों को था जो स्टेट वाले में मैं अगर बात करूँ तो कुछ लोगों को था जो स्टेट 19 वैलिड है। तो ये 19 आप ये लेटर देख सकते हो ओनली संगीत विषय के लिए वैलिड है क्योंकि ये हाईकोर्ट ने ही बोला था। तो जो भी म्यूजिक से जिन्होंने स्टेट तय कर रखा है उनके लिए ही बस ये TRE 1 वैलिड है, यानी कि वो दिखा सकते हैं। बाकी मैं आगे बात करूँ, मैंने इसकी बात कर ली। बाकी यहाँ पे अब मैं बात करूँगा प्राण नंबर का, जो कि अभी TRE 1 के सिलेक्टेड कैंडिडेट से रिलेटेड है। यहाँ पे अगर प्राण नंबर की बात करें तो ये मुजफ्फरपुर एडिशन का आप न्यूज देख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राण नंबर खुद से बनाने को बोला
जा रहा है, वो भी आपको ENPS वाले वेबसाइट पे। यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा, जो कल मैंने बताया था कि योनो से आप प्रान नंबर कैसे क्रिएट करोगे। ये भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है, बाकी मैंने कुछ ग्रुप में भी देख रहा हूँ कि ये कहा जा रहा है कि अगर आप योनो से प्रान नंबर को क्रिएट करते हो तो वो आपका वैलिड नहीं होता है, बट मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसा वैलिड नहीं होता। कल मैंने आपको बताया था कि प्रान नंबर यूनिक होता है, एक इंसान का एक ही यूनिक प्रान नंबर होता है। बाकी मैंने जो योनो से क्रिएट किया था वो मैं आपको फॉर्मेट यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे SBI का ही है, नेशनल पेमेंट सिस्टम सब्सक्राइबर कॉपी, जहाँ पे आपको POP नंबर यहाँ पे दिया गया है, प्रान नंबर यहाँ पे मुझे दिया गया है। बाकी यहाँ पे रिसिप्ट नंबर में यहाँ पे एक दिया जाता है, बाकी कॉन्ट्रीब्यूशन नंबर भी दिया जाता है। यहाँ पे मैंने जो अमाउंट है कॉन्ट्रीब्यूशन में वो मैंने 500 का रखा था, बाकी चार्जेस सारे जोड़ के मुझे 1007 रुपये का डिडक्शन हुआ था। यहाँ पे आप डेट देख सकते हो कि 23 नवंबर का ये डेट है। बाकी अगर आप इसको जब ENPS वाले वेबसाइट पे जाके चेक करते हो तो यहाँ पे आपको एक चेक स्टेटस यूजिंग रिसिप्ट नंबर का एक ऑप्शन मिलता है। उस पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप जब रिसिप्ट नंबर डालते हो और जब आप इंटर कैप्चा डालते हो तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि डेट ऑफ सबमिशन आपको ये 24/11/2023 रहा है, और यहाँ पे स्टेटस लिखा है प्रान नंबर जनरेटेड, और टायर में लिखा है टायर 1। तो ये सारी बातें थी जो कि मुझे लगा आपको दिखानी चाहिए। तो ये मैं समझता हूँ कि आप जो भी प्रोसेस ENPS वाले वेबसाइट से करते हो, मेरा कहने का मतलब है जो भी प्रोसेस आप ENPS के वेबसाइट से करते हो वो सेम टू सेम प्रोसेस आपको वहाँ भी दिखता है। यानी कि आप योनो में भी आपको सेम वही सारा प्रोसेस दिखता है, बस उसमें आपको फोटो और सिग्नेचर मांगता है, और वेबसाइट पे आपको वो जो आपका कैंसल्ड चेक है या फिर आपका पासबुक का जो कॉपी है वो फर्स्ट पेज का वो मांगता है। तो वो मैं समझता हूँ कि योनो में ऑलरेडी वो प्री लोडेड होता है, इसलिए वो नहीं मांगता है। इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि ये घबराने वाली बात है। और मैं तो आज सोचा हूँ कि मुझे यही रिसिप्ट लेके वहाँ पे मैं देखता हूँ कि वहाँ पे एक बात आई जो आपको नोडल ऑफिसर से, अगर आपने योनो से करवाया तो आपको शिफ्टिंग करवाना पड़ेगा। अगर ये शिफ्टिंग क्या है, कैसे है, मैं इसके रिगार्डिंग मेरे पास अगर इन्फॉर्मेशन सही आती है तो मैं आप लोग के साथ शेयर जरूर करूँगा। अगर किसी ने प्रान नंबर को ENPS वाले वेबसाइट से ही बना लिया है तो उनको 3-4 पेज का निकला होगा, फिर वो जाके वो जमा करेंगे, तो वो तरीका भी सही है। बाकी ये योनो का जो तरीका है मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई गलत है, क्योंकि मैंने सारे प्रोसेस को ऑनलाइन देखा है तो वो सारा प्रोसेस वही है जो योनो पे है। तो यही सारी बातें थी। बाकी मैं आपको कुछ चीज़ें और दिखाना चाहूँगा, जैसा कि मैंने स्लाइड में रख रखा है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि कल के डेट में यहाँ पे पेमेंट का जो स्ट्रक्चर है ये आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे +2 वाले यहाँ पे PGT टीचर का आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये PGT टीचर का आपको दिख रहा होगा 32,000 जो बेसिक पे है। तो यहाँ पे 51,130 यहाँ पे नेट सैलरी बन के आ रहा था, ग्रॉस सैलरी तो पहले उतना ही था। बट आप यहाँ पे नीचे में देखोगे तो अगर मैं इसको थोड़ा जूम करूँ, ये अगर मैं इसे थोड़ा, चलिए इसको रहने देते हैं। यहाँ पे अगर आप देखो तो HRA आपको बस 4% ही दिया जाएगा, जबकि पहले यहाँ पे बोला जा रहा था 8% दिया जाएगा। यहाँ पे लिखा भी गया है चूंकि पोस्टिंग ग्रामीण इलाकों में हो रही है इस वजह से HRA बस 4% मिलेगा। CTA का कोई लाभ नहीं मिलेगा, यहाँ पे ये वाला जो सेक्शन है इसका कोई लाभ ही नहीं मिलेगा। इस वजह से क्या है, जो नेट सैलरी में आप 2130 रुपया ये वाला अमाउंट डिडक्ट कर लें तो वही आपका जो एक्चुअल सैलरी है वो आपके अकाउंट में आएगा। आखिर ये आता कब है, कब आता है, कैसे आता है, बाकी आप यहाँ पे 1 to 5, ये 6 to 8 और 9, 10th और 11, 12th और हेड टीचर प्राइमरी स्कूल और हेड मास्टर +2 स्कूल, तो आप ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देख सकते हो। ये जो पूरा आखिर आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है तो यही आपका सैलरी जो अभी जो है वो बन के आएगा। इसमें बस आपको ये जो रेड में दिखा गया है वो इससे आपको 2130 रुपये माइनस कर लेने हैं। मेरा कहने का बस यही मतलब था यहाँ पे। बाकी मैं एक और चीज़ आप लोग को दिखाना चाहूँगा तो यहाँ पे हम एक चीज़ और देखते हैं। आपको यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड, जब आप प्रान नंबर क्रिएट करते हो तो वहाँ पे अगर आप ENPS वाले वेबसाइट से करते हो तो वहाँ पे आपका आइडेंटिटी कार्ड भी मांगता है। तो आइडेंटिटी कार्ड का कुछ फॉर्मेट आपको इस तरह का होता है, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो कि यहाँ पे आपको ये जो लिंक है आप देख सकते हो। इसका मैं कोशिश करूँगा कि आपको PDF भी टेलीग्राम वाले लिंक में डाल दूँ, अगर किसी ने नहीं बनाया तो वो वहाँ से निकाल के बना सकता है। बाकी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको एम्प्लॉयर, ये नेम ऑफ एम्प्लॉयर, DOB या डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ यहाँ पे ये जो नियुक्ति तिथि है ये डालना है। बाकी यहाँ पे पोस्ट डालना है, एम्प्लॉय ID डालना है, पोस्टिंग प्लेस डालना है। पोस्टिंग प्लेस आपका वही है जो आपका स्कूल का नाम है। बाकी यहाँ पे पते, यहाँ पिता या पति का नाम जो भी है। बाकी परमानेंट एड्रेस डालना है, एड्रेस डालना है। ये यहाँ पे
परमानेंट एड्रेस डालना है, यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर डालना है, यहाँ पे आपका पहचान जो भी बॉडी पे वो डालना है, बाकी यहाँ पे आप सेकेंडरी नंबर कोई भी डाल सकते हो। इतना ही डाल के बस आपको यहाँ पे अपने प्रधानाध्यापक यानी एचएम से सिग्नेचर और मोहर करवा लेना। यहाँ पे एक आपको फोटो डाल लेना है, वही फोटो आप डाल सकते हो जो टीआरई में आपने डाला था। तो यही सारी बातें थी जो कि मुझे लगा कुछ अपडेट निकल के आ रही है। बाकी यहाँ पे नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी स्लो अभी जरूर हुई है, मतलब काफ़ी सारे मैं समझता हूँ कुछ ही 5-10% लोग हैं जो कि रह गए हैं स्कूल ज्वाइनिंग के, जिसको आज पेपर में भी निकाला गया है सख्त निर्देश से कि 26 तक सबकी ज्वाइनिंग करा ली जाए। नहीं, अगर आज यानी सैटरडे अगर आज तक पूरी ज्वाइनिंग नहीं हुई तो 26 को भी स्कूल खोला जाएगा, यानी संडे को भी स्कूल खोल दिया जाएगा। तो ये एचएम के लिए थोड़ी परेशानी जरूर है क्योंकि उनको रेगुलर रहना पड़ता है। बाकी इस बहाली से रिलेटेड अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करूंगा। बाकी प्राण नंबर से रिलेटेड ये जो भी कन्फ्यूजन जो वायरल हो रहा है या फिर जो भी ये भ्रांतियां आप ग्रुप में बार बार देखने को आपको मिल रहा है, इन सब पे मैं आपको फिर से अगर कोई अपडेट आती है तो मैं ज़रूर बताऊंगा। बाकी आप अगर SBI जाते हो तो वहाँ पर आपको ऐसा कुछ नहीं कहा जाता है जो प्राण नंबर इससे वैलिड नहीं होता या उससे नहीं होता, क्योंकि ये ऐसा मुझे भी लगता है क्योंकि आप सेम प्रोसेस को कर रहे हो तो ये फिर कोई बात नहीं हुई जो ये वैलिड नहीं होगा। बाकी इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट आती है तो मैं आपको अपडेट करूँगा। इस चैनल पे नए हैं तो चैनल के साथ जरूर जुड़े। इस तरह की जो भी आपको इन्फॉर्मेशन होती है, जो जरूरी कंटेंट होता है, वही मैं इस चैनल पे लाता हूँ। मैं फालतू का आप कोई डिस्कशन यहाँ नहीं लाता हूँ या फिर मैं किसी की बयानबाजी को यहाँ पे वीडियो के रूप में दिखाना उतना कभी चाहा नहीं हूँ, ना आपने इस तरह का कंटेंट मेरे वीडियो पे कभी या चैनल पे कभी देखा होगा। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।